चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते। चलिए लाइव आ जाइए फटाफट करके, और सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए। तो पहले क्लास में ये नहीं कि एक दिन क्लास के दूसरे दिन नहीं आए, रेगुलर बेसिस पर इस क्लासेस को अटेंड करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के में लंबवत प्रवेश करने वाले एक प्रोटॉन और एक अल्फा किरण। एक प्रोटॉन की बात कही जा रही है और एक अल्फा किरण की बात कही जा रही है। एक तो प्रोटॉन है, एक अल्फा किरण है। एक आपका अल्फा किरण की बात कही जा रही है, चलो अंडरलाइन कर देते हैं। एक अल्फा, ये क्या हो रहा है, एक अल्फा किरण की हम बात कर रहे हैं, तो यहां अल्फा किरण आपका हो गया, एक अल्फा कण हो गया। साथ ही साथ एक प्रोटॉन की बात कर रहा है, ये दो हमारा है। और इन दोनों की क्या एक समान है, तो इन दोनों की गति जुड़ जाए एक समान है, ऐसा क्वेश्चन में आपको कह रहा है। और कहता कि उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे पे। जब भी वृत्ताकार पथ पर वो गति करेगा, जब भी वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो वहां पर क्या डेवलप करेगा, तो फोर्स डेवलप करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है mv² के बराबर। तो आप कहेंगे सर एक फोर्स डेवलप यहां पर करेगा, और वो फोर्स हमारा कितना होगा, तो mv² के बराबर होगा। क्योंकि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई चार्ज घूम रहा होगा तो फोर्स हमारा कितना डेवलप करेगा, हम कहेंगे सर्कुलर पाथ है तो हमारा इतना ही फोर्स डेवलप करेगा। लेकिन जो फोर्स होगा हमारा वो चार्ज का, वो कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है। उस फोर्स को हम डायरेक्ट यहां पर रखेंगे तो फोर्स हमारा कितना, तो कहेंगे QVB हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा होता है वो QVB होता है। मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं ये कितने के बराबर होगा, तो कहेंगे QVB के बराबर होता है, ध्यान रखना। और यही हमारा किसके बराबर, तो कहेंगे यहां पर mv² के बराबर हो जाएगा इस तरीके से। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक समान गतिज ऊर्जा को एक समान कहने की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से रिलेशन ढूंढने का कोशिश करते हैं, और हम लोग को क्या रिलेशन यहां से मिलेगा। अगर हम लोग ऐसा करें R बराबर अगर देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे mv² में क्या होगा, तो कहेंगे QV/B हो जाएगा। QV/B हो जाएगा। नहीं, ये रिलेशन हमारा हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा उतना करने का झंझट नहीं पालना है, एक काम करते हैं, इतना करने का झंझट नहीं पालना है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जब भी आपके सामने में ऐसा क्वेश्चन देखता है कि कोई चार्ज हमारा क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे गति करता है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो उसके लिए मेरे भाई क्या करना है आपको। चलिए, तो ये को जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं। थोड़ा सा एक फार्मूला आपको नोट करना पड़ेगा। रेशियो, आपसे त्रिज्या का रेशियो पूछा गया है ना, तो हम डायरेक्ट त्रिज्या का रेशियो ही लिख देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज्यादा डिराइव करने का मतलब नहीं बनता है। तो मेरे में त्रिज्या का जो रेशियो होगा, प्रोटॉन और किसका पूछा है रेशियो, तो आपसे अल्फा अल्का किरण का पूछा है। यहां पर देखिए लिखने में थोड़ा गलती हुआ, ये RP अनुपात में आपसे R अल्फा पूछा है। प्रोटॉन और हमारा अल्फा का ये अनुपात पूछा गया है। तो इसका अनुपात अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसका अनुपात हमारा चार्ज में तो उल्टा होगा, तो ये Q अल्फा ऊपर तो और QP हमारा नीचे। और अंडर रूट में हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अंडर रूट में हमारा मास उल्टा होगा, तो कहेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ क्या, तो कहेंगे अल्फा की बात करते हैं। ये हमारा रिलेशन मिलता है। जब कभी भी क्वेश्चन आपको प्रोटॉन और अल्फा पे पूछेगा तो यही फॉर्मूला आप यूज करिएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर अगर यूज करेंगे तो यहां पर चार्ज अल्फा की बात कर रहा है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले एक प्रोटॉन और एक अल्फा किरण एक वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या प्रदान करता है। तो आप एक बात बताइए मेरे भाई, कि अगर हम अल्फा कण की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अल्फा कण की बात करते हैं, तो ये अल्फा कण किससे बनता है, तो आप कहते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनता है। ये किससे बना है, तो कहेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से अल्फा कण का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो अल्फा कण का निर्माण कितने से होगा, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से होता है। इसका मतलब मेरे भाई हम सीधा कहेंगे कि प्रोटॉन की अगर हम बात करें, इस पर 2 न्यूट्रॉन होगा, तो बताइए इस अल्फा कण में कितने आवेश होंगे। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस अल्फा कण में हमारे कितने आवेश होंगे, तो जो आवेश होगा वो न्यूट्रॉन के द्वारा तो आवेश नहीं होगा, क्योंकि ये तो आवेश 0 होगा, तो इसके द्वारा आवेश होगा। तो ये प्रोटॉन के आवेश का कितना होगा, तो कहेंगे 2 गुना हो जाएगा। तो अल्फा कण पर जो आवेश होगा मेरे भाई, वो प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना हो जाएगा, तो वो 2 गुना हो जाएगा। यानी कि ये इसको हम कह देते हैं आवेश
कहना 2e कह देते हैं। अगर हम ये कहते मेरे भाई, समझिएगा बात को, अगर ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर कितना आवेश है, तो कहेंगे प्रोटॉन पर अगर मान लेते e आवेश है, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, जो कि दोगुने के बराबर होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा 2b आवेश होगा। और इसी आवेश को आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश मतलब कहने वाला ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना को लग रहा होगा दिक्कत, तो इसको थोड़ा सा और भी क्लियर कर देते हैं। प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा, तो मेरे भाई प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है कि नहीं होता है, और इस पर कितना होगा, तो ये 4 गुना प्रोटॉन का हमारा होता है, सॉरी 2 गुना प्रोटॉन का होता है। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। इतना बेकार का ये हो गया, इतना अगर करने का मतलब नहीं बनता, तो आप इसको समझिए कि जब कभी भी आपको प्रोटॉन और अल्फा किरण में अगर चार्ज की अगर बात करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो हमारा होगा, सॉरी यहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे यहां पर, सॉरी चार्ज ऑफ अल्फा किरण हमारा कितना होगा, तो कहेंगे ये हमारा 2 गुना में प्रोटॉन का हो जाएगा। 2 गुना में किसका, तो कहेंगे प्रोटॉन का हो जाएगा। ऐसे लिखेगी ज्यादा सही रहेगा। अल्फा किरण पर अगर चार्ज, सॉरी प्रोटॉन का चार्ज कितना है, मान लेते ई है, तो अल्फा किरण का चार्ज कितना होगा, तो कहेंगे 2e होगा, ये मान के चलिए। तो मेरे भाई अल्फा किरण का चार्ज कितना, तो कहेंगे यहां पर हमारा 2e हो जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज कितना, तो इसको ई मान के चलते, ई कोई चार्ज है मान लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा मास ऑफ अल्फा में भी तो है, अल्फा में भी होगा। यहां पर प्रोटॉन का मास हमारा दे रखा है, तो ये हमारा प्रोटॉन का मास हमारा हो जाएगा, और अल्फा जो होगा हमारा ये 4 गुना हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास हमारा ऐड होगा, न्यूट्रॉन का भी और प्रोटॉन का, ये 4 गुना हो जाएगा, तो 4 mp हमारा हो जाएगा। mp से mp कट जाएगा, e से e कट जाएगा, ये कितना होगा, तो ये 2 अंडर रूट में 1/4 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बचेगा, तो 2 गुना में 1/2 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी तो आ जाएगी, 1:1 आ जाएगा। 1:1 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहां से आएगा, तो डिराइव करके ये फॉर्मूला आया है, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, जो अल्फा कण होता है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसके मास की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि 2 प्रोटॉन यहां 2 न्यूट्रॉन यहां, इसका मतलब 4 प्रोटॉन के बराबर मास हो गया। और अगर कहेंगे आवेश कितना अल्फा कण पर होगा, तो आवेश हमारा न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होगा, तो जो 2 प्रोटॉन का आवेश होगा वो 1 अल्फा कण का आवेश हमारा हो जाएगा। उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है श्यानता गुणांक के बारे में आपको लिखा हुआ है। तो श्यानता गुणांक को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो श्यानता गुणांक हमारा होता है, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, जिसको आप म्यू से दिखाते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है पास्कल गुना में सेकंड। पास्कल गुना में सेकंड इसका यूनिट होता है। पास्कल को क्या लिखेंगे, तो कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और गुना में सेकंड लिखेंगे। अब इसका क्या करिए, तो डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन लिखने के लिए जिसका भी डायमेंशन लिखेंगे उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए। आप श्यानता का डायमेंशन लिख रहे हैं, इसलिए श्यानता को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब न्यूटन अगर कहीं पर लिखा हुआ है, तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, बल का डायमेंशन होता है mlt का पावर -2। नीचे भी हमारा एम स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशन लिख रहे हैं। और सेकंड के लिए हमारा टी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए। जब इसको सिंप्लीफाई आप करिएगा, तो यहां से ये एल एक एल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m तो हमारा ऊपर में, ये l ऊपर जाएगा, तो m l का पावर -1 हो जाएगा। और t का पावर -2, यहां पर t का पावर +1 है, तो इसका मतलब है यहां पर t का पावर हमारा -1 रह जाएगा। यानी कि जो श्यानता गुणांक है, तो उसका अगर बीमा अगर पूछेगा, तो m l इनवर्स t का पावर -1। और इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करने के लिए जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कहता है, यदि किसी गैस के, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट करके ध्यान में रखिएगा। ये आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, और ये आपके लेवल का क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं। कह रहा यदि किसी गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर स्पीड का 2 गुना कर दिया जाए, तो परम ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे भाई जो आरएमएस स्पीड हमारा होता है, जो आरएमएस स्पीड होता है वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स का वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला तो याद रखना 3RT/में हमारा m होता है।
3 RT अपॉन में होता है। टी हमारा क्या था, टेम्परेचर है, जो कि हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में लेके चलना, और ये इसमें रिलेशन पूछ रहा है। तो हम कहेंगे जो आरएमएस स्पीड हमारा होगा ये समानुपाती होगा किसका, तो अंडर रूट टी टेम्परेचर का होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया। क्या मेरे भाई इसको ऐसा हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसको दोगुना करना है, तो इसको दोगुना करना है, आरएमएस स्पीड को दोगुना करना है, जो वेलोसिटी है उसको दोगुना करना है। यहां रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो हमारा है उसको दोगुना करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप दो स्पीड को अगर दोगुना करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये टेम्परेचर हमारा, टेम्परेचर कितना गुना, 2 का स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये 4 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट आप कह सकते हो। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा कितना गुना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 गुना हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला कई बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लेता है, और कई बार इस रिलेशन को मेरे उसी फॉर्मूला से इस रिलेशन को अलग करते, इस रिलेशन पर जैसे क्वेश्चन पूछा है ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लेता है एग्जाम में भी। आगे चलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला हमारा कहता है किसी धारावाही चालक की अगर बात करते हैं, तो धारावाही चालक कहने का मतलब है कि ऐसा चालक जिससे करंट पास करता हो। मान लेते हैं कि वायर लेते हैं, एक तार लेते हैं जिससे करंट हमारा पास कर रहा है, ये वायर है, ये हमारा तार है, इससे करंट हमारा पास कर रहा है, और करंट हमारा आई से करंट पास कर रहा है। तब कहता है कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर करंट आई पास करता है तो हम राइट हैंड यूज करेंगे, अंगूठा हमारा थंब जो हमारा अंगूठा है ये हमारा करंट के डायरेक्शन में होगा, और ये ऐसे करके जो घूमेगा तो एक लूप बनेगा, और वह लूप एक सर्कुलर लूप हमारा बन जाता है। ये कैसा लूप बनेगा, तो आप कहेंगे सर इस क्वाइल के चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ, जैसे ये तार है करंट चल रहा है, इससे चारों तरफ ऐसे करके लूप बन जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र का लूप होगा, और इसी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में देखेंगे। इस साइड देखिएगा, राइट साइड देखिएगा तो अंदर जा रहा है, लेफ्ट साइड देखिएगा तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन ऐसे ही लूप बनाता है। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे ये लूप का अगर निर्माण करेगा तो आप सीधा कहोगे कि एक सौ केंद्रित वृत्त का निर्माण करेगा, एक कंसेंट्रिक सर्किल का निर्माण करता है इस तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होगा वो एक सर्कल बनाएगा, यानी कि लूप का निर्माण करेगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल से यूज करते हैं। अगला कह रहा है किसी तारे का रंग जो होता है वो क्या इंगित करता है। अगर मेरे पास जो स्टार होता है, तारा का जो रंग होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ये आपसे जानना चाहता है। तो तारा का जो रंग होता है ना, किसी को आप ब्लू स्टार कहते हो, किसी को आप रेड स्टार कहते हो, तो उसके सरफेस टेम्परेचर को वो दिखाता है, याद रखना, उसके सतही तापमान को दिखाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास जब कभी भी तारे के रंग की बात करेगा कोई तारा हमारा, जाहिर सी बात है तारा की बात कर रहा है, स्टार की बात कर रहा है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। अगर हम स्टार की बात करते हैं जिसको तारा हम कहते हैं, तो ये तारा मेरे पास इसका खुद का प्रकाश होता है, इसका अपना प्रकाश होता है, इसका खुद का प्रकाश होता है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। इसका खुद का प्रकाश होता है और अपने ही प्रकाश से ये चमकता है, खुद का प्रकाश होता है, अपने ही प्रकाश से ये चमकता है। ये अपने ही प्रकाश से क्या करता है, कहेंगे ये चमकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अपने ही प्रकाश से ये चमकता है, ये अपने ही प्रकाश से क्या होता है, तो चमकता है। तो मेरे भाई इसीलिए तारा जो होता है, जो स्टार हमारा होता है, इसको लुमिनस बॉडी कहा जाता है, इसी को प्रदीप्त वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्रदीप्त वस्तु हमारा कैटेगरी किस वस्तु के कैटेगरी में रखेंगे, तो प्रदीप्त वस्तु तारा को कह देते हैं। प्रदीप्त वस्तु हम क्यों कहे तारा को, क्योंकि मेरे भाई इसका खुद का प्रकाश होता है और खुद के प्रकाश से ही चमकता, उसको प्रदीप्त कहा जाता है। तो वैसा वस्तु जिस दुनिया में जितना भी वस्तु है जिसका अपना प्रकाश अपने ही प्रकाश से चमकेगा, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा मेरे भाई कि ब्लू स्टार होता है हमारा, आपने सुना होगा ब्लू स्टार होता है, आपने सुना होगा, ये सब नाम है। आपने सुना होगा कि रेड स्टार भी हमारा होता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ये जो कलर आपको लिखा हुआ है ये इसके सरफेस टेम्परेचर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तो कहेंगे उसके सरफेस टेम्परेचर की वजह से होता है, उसके सतह के तापमान की वजह से होता है। सरफेस टेम्परेचर की वजह से उसके कलर की पहचान करते हैं, सरफेस टेम्परेचर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ब्लू और रेड करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई सरफेस टेम्परेचर, उसका जो सतह का तापमान होता है उसके हिसाब से ये डिसाइडेड होता है। तो आपसे वही पूछा तारे का रंग क्या इंगित करता है, तो तारा का जो रंग है वो कहीं ना कहीं सरफेस टेम्परेचर को बताता है। तो आप सीधा कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका तापमान को बताता है, उसके सरफेस टेम्परेचर को बताता है, ना उसका आकार होगा ना उसकी दूरी होगी, तापमान को बताता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक लाइन में कहानी खत्म, आगे चलते हैं।
अगला है हमारा दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं। अगर आपके सामने में दूरदृष्टि दोष की अगर बात होती है तो एक लाइन में मेरे भाई सभी क्वेश्चन के आंसर बन जाने चाहिए। अगर लगातार आप बना रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से बनेंगे। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, तो मेरे भाई दूर की वस्तु दिखेगी। कहां की दिखेगी, तो दूरदृष्टि दोष में आपका दूर दिखता है, लेकिन क्या नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे सर नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। नजदीक नहीं दिखेगा, जब नहीं दिखेगा तो आपको उपचार कराना पड़ेगा और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप कहेंगे सर प्रकाश नजदीक नहीं बना रहा है इमेज, इसका मतलब प्रकाश को नजदीक लाने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास लेंस होता है और ऐसा लेंस जो प्रकाश को नजदीक लाता है, ऐसा लेंस जो प्रकाश को नजदीक लाता है, इस लेंस को उत्तल लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दूर तो उसको दिख रहा है लेकिन नजदीक नहीं दिख रहा, तो प्रकाश को नजदीक लाने के लिए एक लेंस लगाना पड़ेगा जो कि उसको नजदीक ला करके दिखाएगा। तो कहेंगे ये हमारा उत्तल लेंस ही ऐसा कर सकता है। इसीलिए अगर मान लेते हैं किसी को दूरदृष्टि दोष की बीमारी है तो उसको कौन सा लेंस चश्मा में लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दे रखा है कि इंटरफेरेंस की घटना प्रकाश के दो स्रोत का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। सबसे पहला अगर हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करें, इसको प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते थे, इसको प्रकाश का यहां पर व्यतिकरण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है मेरे भाई, तो प्रकाश का व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है, तो हम कहेंगे दो सोर्स ऑफ लाइट का सुपर इंपोज होता वो जरूरी है। सुपर इंपोज का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, उसको सुपर इंपोज कहते हैं। तो मेरे भाई दो लाइट सोर्स का क्या होता आपस में सुपर इंपोज हो जाना। कितने, तो दो लाइट सोर्स की हम बात करते हैं। दो लाइट सोर्स की अगर बात करते हैं तो दो लाइट सोर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, तो कहेंगे सुपर इंपोज कर जाता है। एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, तो कहेंगे एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाता है। इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखना, यहीं पर घटना घटेगी। दूसरी बात मेरे भाई कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कैसा सोर्स होना चाहिए, ये कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स हमारा होना चाहिए। और कहीं पर अगर आपको ये बोल देता है कि कोहेरेंट सोर्स कहने का मतलब क्या होगा, तो मेरे भाई कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए। और अगर फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो उसको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये कोहेरेंट सोर्स भी हमारा होना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमारा होना चाहिए। दो लाइट सोर्स जो होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। चलो इसी में इस चीज को मेंशन कर देते हैं। यहां पर दो लाइट सोर्स तो हम ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों जो लाइट सोर्स होंगे ये मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। ये दोनों कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश हमारा होना चाहिए। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, कोहेरेंट का मतलब ये होता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना इंटेंसिटी की अगर हम बात करते तो ये भी सेम होता है। इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये भी हमारा सेम होता है। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। और जब भी मेरे पास सुपर इंपोज करेगा तो दो सोर्स हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमारा सुपर इंपोज करेगा, तभी इंटरफेरेंस की घटना घटती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तभी इंटरफेरेंस की घटना घटती है। इंटरफेरेंस की घटना घटती है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना घटती है। इस बात को ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो इसमें से कौन सी घटना घटेगी, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या करेंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक लगाइएगा, डी आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात आप ये जान लीजिए, जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, व्यतिकरण की बात करते हैं, तो एक बात और आपको जानना है कि इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंटरफेरेंस हमारा दो प्रकार का होता है। एक कैसा होगा मेरे भाई, तो एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये संपोषी व्यतिकरण हमारा होता है, संपोषी व्यतिकरण हमारा होता है। और याद रखना मेरे भाई, संपोषी व्यतिकरण में हमेशा एम्पलीट्यूड जो होगा वो बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो याद रखना उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इसका नाम है मेरे भाई विनाशी व्यतिकरण। ये इसका नाम क्या कहें, इसको हम लोग विनाशी व्यतिकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखना। और ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड हमारा होगा वो घट जाता है, और जब एम्पलीट्यूड हमारा घटेगा तो जो प्रकाश की तीव्रता है, इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई यहां पर उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, तो कहेंगे यहां पर घट जाएगी। तो आपको यह भी बात ध्यान रखना था, इंटरफेरेंस जो प्रकाश का व्यतिकरण है वो भी ध्यान में रखना था, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उस तरीके से भी, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो भी आपको जानना जरूरी था। तो मेरे भाई ये सारे पॉइंट्स को आप नजर रखिए, क्वेश्चंस आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे रामबाण बैच आप देख रहे होंगे, बायोलॉजी क्लासेस 25 तारीख से ये लॉन्च हो रहा है। जिनको भी लगता है कि हमको रामबाण बैच से बायोलॉजी की क्लासेस आपसे ही पढ़नी है, तो ये 25 जुलाई से आपके लिए ये क्लासेस आ रही है। 25 जुलाई से ये क्लासेस 1 PM, ध्यान रखेंगे, ये आपके दोपहर में ये क्लासेस स्टार्ट होगा, 1 PM से लेकर के अभी 2 PM इसकी क्लासेस चलने वाली है। तो 1 PM से 2 PM में ये क्लासेस चलेगी, ध्यान रखना, जिसको भी लेना होगा आप क्लासेस कर सकते हो। चलते हैं हम लोग यहां पर बात करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं। तो मेरे भाई आज जो भी क्वेश्चन है सब एक पर एक लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सभी क्वेश्चन को आराम से करेंगे। रेजोनेंस को अगर की बात करते हैं, तो मेरे भाई अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो आपको रेजोनेंस कंडीशन हमारा क्या होता है उसको आप समझिए। रेजोनेंस को हिंदी में अनुनाद कहते हैं। रेजोनेंस कंडीशन हमारा क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन कब मिलता है, जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में, यानी कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारा जो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी होता है, अगर हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो वो रेजोनेंस कंडीशन में हमारा चला जाता है। मेरे भाई इस बात को समझिएगा, यहां पर दे रखा है कि एक झूलते हुए झूले को धक्का देना। तो झूलते हुए झूले को अगर धक्का देते हैं, तो जाहिर सी बात है झूला यहां से वहां जाएगा, वहां से यहां आएगा, यहां से वहां जाएगा, वहां से यहां आएगा, तो ऑसिलेट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें भी फ्रीक्वेंसी आएगी। उसके बाद एक पुल पर सैनिक क्या करता है, तो कदम ताल करता है। जब कदम ताल करता है तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी डेवलप होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर वैसे दे रखा है कि अगर एक पुल पर सैनिक क्या करता है, तो सैनिक क्या करता है, कदम ताल के कारण क्या करता है, पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है, पुल टूट जाता है। इसका मतलब यह होगा मेरे भाई वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है, यानी उस पुल की जो फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाने के कारण क्या होता है, उसमें जोर का झटका लगता है और पुल गिर जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर जबरदस्त, यहां पर अगर झूलते हुए झूले को धक्का देने की बात करता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहां तो नहीं होगा, इसमें तो हमारा नहीं होगा, स्कैटरिंग में नहीं होगा, इसमें भी होने की संभावना है। इसमें भी हमारा हो सकता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एन होगा, और ऐसे कंडीशन में टूटेगा तभी जब ओमेगा इक्वल टू हमारा ओमेगा एन होगा। ये दोनों कंडीशंस मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा था बी दे रखा था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए हम छोड़ दिए आपको, एक बार वेरीफाई आप लोग भी करिएगा। अगला क्वेश्चन जो काम का चीज है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। मेरे भाई संधारित्र की बात करता है, कैपेसिटर की बात करता है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो कैपेसिटर की बात कर रहा है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो कैपेसिटर हमारा होता है उसको संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग संधारित्र के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कैपेसिटर हमारा ऐसा है, मान लेते कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हमारा है, और इसको क्या करते हैं, अगर हम यहां से क्या करते हैं, तो यहां से हम डीसी सप्लाई दे देते हैं। और डीसी सप्लाई कहने का मतलब हम बैटरी कनेक्शन कर देते हैं। मेरे भाई एसी मतलब एसी, डीसी मतलब डीसी, इसको डीसी सप्लाई हम कर दिए। चलो नहीं तो यहां पर लिख भी देते हैं ये हमारा डीसी सप्लाई दिए हैं। तो जब आप डीसी सप्लाई देंगे तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा मेरे भाई। तो आप ध्यान रखना ये प्लस है तो ये माइनस हमारा होगा क्या ऐसे केस में, तो इस जो हमारा कैपेसिटर है इसका रेजिस्टेंस हमारा XC होता है, और XC इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा, 1 हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हमारा 1 हमारा ओमेगा सी होता है। XC इक्वल टू 1/ओमेगा सी हमारा होता है। अब एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम डायरेक्ट करंट को यूज करते हैं, डीसी को यूज करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो 0 होती है। अगर आपको कोई बोलता है कि बताइए डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो कहना आप 0 होता है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो हम लोगों के पास ओमेगा का फॉर्मूला आता है, ओमेगा इक्वल टू 1 क्या कहेंगे 2πfn आता है। ओमेगा इक्वल टू 2πfn हमारा हो जाता है। तो XC इक्वल टू 2πfc भी हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर ओमेगा की जगह पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2πfc
भी लिख सकते हैं, ये चलेगा। ओमेगा सी बराबर 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं, इसको ओमेगा सी कर देंगे तो यहां पर 2 पाई एफ सी हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब डीसी करंट हम सप्लाई करेंगे कैपेसिटर में, तो बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका। तो आप कहेंगे सर जैसे ही डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे डीसी, इसमें हम एसी पर तो दिक्कत नहीं है, डीसी पर जैसे ही सप्लाई करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो इसका ओमेगा सी ही 0 हो जाएगा। यानी कहने लग ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नीचे में तो हमारा 0 आ जाएगा, और इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। और मेरे पास ध्यान रखना, ये जो हमारा दे रखा है कैपेसिटर, उसका ये रेजिस्टेंस माना जाता है, इसको कैपेसिटेंस कहते हैं, ये रेजिस्टेंस माना जाता है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो बन करके आ गई, इसका इन्फिनिटी बन करके आ गया। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सिस से दिखाते हैं, और वह इनफाइनाइट हो जाएगा, और वह ओपन सर्किट की तरह हमारा काम करने लगेगा। रेजिस्टेंस इतना ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा कि उससे करंट पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी उससे करंट पास करता है। रेजिस्टेंस बहुत अधिक इनफाइनाइट हो गया तो करंट फिर उससे पास नहीं करेगा मेरे भाई। तो हम सीधा कहेंगे कि वह खुला परिपथ बन जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और अनंत प्रतिरोध हो जाएगा, उससे कोई करंट पास नहीं करेगा। इसके पीछे का यही कंसेप्ट होता है। तो जब भी क्वेश्चंस आपके सामने में आता है तो आप आसानी से में कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इतना बात मेरे भाई जितना डिस्कस किए उतना आपको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है आपके काम का नहीं है, लेकिन एक रिलेशन जानना है, आप जान लीजिए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन पता नहीं काहे दे देता है टेस्ट में, हम वैसे बोलेंगे टेस्ट में उठपटांग क्वेश्चन देने से बढ़िया है कि लॉजिकल क्वेश्चन जो काम का चीज है वो देने के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है पता है, ये 12th में क्वेश्चन पूछता है, जनरली 12th का क्वेश्चन होता है, या नहीं तो IIT वगैरह में क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसमें लॉजिक है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए क्या होता है। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारा होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारा होता है वो 2 गुना में क्या होगा, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है। अब आपको मेरे भाई इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे रखा है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखा है यहां पर ये 50 हर्ज आपको दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि F0 पूछ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 2 गुना में आप 50 करिएगा, ये फाइनली आपका कितना, तो 100 हर्ज आ जाएगा। तो आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, और उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हमारा 100 हर्ज राइट आंसर हो जाएगा। लिख लेना, कहीं पर कभी पूछेगा तो बना देना, वैसे ये चांसेस कम है आने का। ये सब क्वेश्चन आपका है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम क्या होता है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो फ्यूल के रूप में यूज करते हैं किसको, तो ईंधन के रूप में किसको यूज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें क्या जनरेट करते हैं मेरे भाई, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो ईंधन चाहिए। और ईंधन के रूप में किसको यूज करते हैं, तो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जनरली यूरेनियम ही होता है, थोडियम प्लूटोनियम भी होगा, लेकिन यूरेनियम ज्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि अगर इसको यूज करते हैं तो इसी न्यूक्लियर रिएक्टर में एक हमारा मॉडरेटर भी लगाया जाता है, और इसके नाम से पता चलता है कि जो मॉडरेटर हमारा होता है उसको हम लोग मंदक के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। ये क्या करेगा मेरे भाई, तो आप सीधा कहेंगे न्यूट्रॉन की जो गति है ना उसको कम कर देता है। न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, तो ये कम कर देता है, ध्यान रखेंगे। और एक हमारा, और देखो एक क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं, इधर रिसेंट में एग्जाम में पूछा था कि जो मॉडरेटर हमारा होगा वो कौन होगा। तो याद रखना, एक तो हैवी वाटर हमारा होता ही होता है, याद रखना जो कह रहे हैं हम आपको, मॉडरेटर तो हमारा होगा ही होगा। साथ ही साथ याद रखना कि हमारा मॉडरेटर में भारी जल तो होगा ही होगा, ग्रेफाइट भी याद रखना। ग्रेफाइट के अलावा एक और चीज हम बता रहे हैं जो कि रिसेंट में एग्जाम में पूछा था, बेरिलियम पूछा था, बीपीएससी की बात कर रहे हैं। ये बेरिलियम की हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई। इधर रिसेंट में जो बीपीएससी एग्जाम लिया, बीपीएससी एई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मंदक के रूप में कौन सा होगा, तो कहेंगे हमारा हैवी वाटर और बेरिलियम होता है, ऐसा दिया हुआ था मैचिंग। तो वैसे होने के लिए 3 होगा, लेकिन सबसे अच्छा मॉडरेटर हमारा H2 होगा, जिसको हैवी वाटर कहते हैं, भारी जल कहते हैं। लेकिन बेरिलियम भी आप याद रखेंगे, चूंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और बीपीएससी ये क्वेश्चंस आपका पूछ चुके हैं, एई में क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा है, लेकिन किसी दूसरे एग्जाम में पूछा है, और इसके बारे में और इसके बारे में पूछ गया है क्वेश्चन। अब मेरे भाई यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, तो एक कंट्रोलिंग रड का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है।
इसी में कंट्रोलिंग रेड भी यूज करता है, और कंट्रोलिंग रेड जो हमारा होता है ये क्या करता है, तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करके रिएक्शन रेट को कंट्रोल करता है। ये न्यूट्रॉन को क्या करता है कहेंगे, अवशोषित कर लेता है। न्यूट्रॉन को ये क्या करता है कहेंगे, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, रिएक्शन रेट को क्या करता है तो कहेंगे रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये बात आपको ध्यान, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रिएक्शन को कंट्रोल करने का हमारा कंट्रोलिंग रड कहता है। लेकिन कंट्रोलिंग रड की अगर बात करते हैं इसमें हमारा याद रखना कि बोरोन का टर्म यूज करते हैं। इसी में याद रखना मेरे भाई कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं, इसी में कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं, और इसी में आप याद रखना कि हाफनियम का भी इस्तेमाल होता है। मेरे भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो है आपको लॉजिकली बीपीएससी पूछता है। अभी देखिए ना बीपीएससी रिसेंट में ये पूछा है, दोनों का जोड़ा पूछा था, और उसी में मेंशन उल्टा पुल्टा कर देगा और तुम्हारा नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा ऐसे में। लेकिन मंदक का काम है, मॉडरेटर का काम है कि हमेशा गति को धीमा कर देना। लेकिन किसकी गति को धीमा करना, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। क्योंकि जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात करते हैं तो जो बम्बार्डिंग हम करते हैं वो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। ना तो प्रोटॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग होती। बम्बार्डिंग अगर करते हैं यूरेनियम को तोड़ने के लिए तो मेरे भाई वैसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन का ही इस्तेमाल होता है। और उससे अगर हम लोग तोड़ते हैं यूरेनियम को, अगर तोड़ते हैं तो वहां से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारा रिलीज करता है। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, आपके टेस्ट में भी एक दो बार आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का। आगे चलते हैं, एक ठोस सिलेंडर के ऊपर हमने कई बार क्वेश्चन आपको कराया है। आप बताइए इस क्वेश्चन के आंसर कैसे करेंगे। मेरे भाई एक ठोस सिलेंडर की बात कर रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर की आपसे बात कर रहा है, और सॉलिड सिलेंडर पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक बात बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर तो आपको खुद कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो एक सॉलिड सिलेंडर हमारा है, यहां पर सॉलिड सिलेंडर है, कह रहा है कि अपने अक्ष के परितः घूम रहा है। मान लेते कि ये सॉलिड सिलेंडर है, अपने एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है। एक सिलेंडर आप बना लीजिए और कंप्लीट रूप से ये भरा हुआ है ऐसा मान के चलिए, और वो क्या कर रहा है, तो अपने एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। इसका एक एक्सिस है, ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता, तो ये घूम रहा है मेरे भाई। तो जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो यहां से यहां इसकी त्रिज्या अगर आर है तो ये अपने इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है, ऐसे ये घूर्णन गति कर रहा है। तो मेरे भाई आपसे कह रहा है यदि इसकी त्रिज्या को स्थिर रखते हुए इसका द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, कंडीशन समझना, कह रहा है कि इसकी त्रिज्या में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हाँ इसके द्रव्यमान को छेड़छाड़ करिए कि द्रव्यमान को आप दोगुना कर दीजिए, तब आपको क्या कह रहा है फाइनली क्या निकालना है, तो आपको जड़त्व आघूर्ण बताना कि कितना होगा। तो मेरे पास सिलेंडर का जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसका आपको बताए होंगे कि सॉलिड सिलेंडर हमारा जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अगर हम पहुंचते हैं, जिसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, इसका जो जड़त्व आघूर्ण हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं, आइस दिखाते हैं, ये इसके सेंटर के अबाउट कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये सेंटर के अबाउट कितना, तो कहेंगे mr²/2 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला कि किस में छेड़छाड़ नहीं करना है, तो त्रिज्या में छेड़छाड़ नहीं करना, ऑलरेडी 2 कांस्टेंट है। तो मेरे भाई हमारे पास क्या रिलेशन बच जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन इस द्रव्यमान के साथ समानुपाती का रिलेशन रह जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना करना है। तो अगर द्रव्यमान को आप दोगुना करना चाहते हैं, अगर इसको दोगुना करना चाहते हैं तो इनर्शिया भी कितना गुना हो जाएगा, तो ये भी दोगुना हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोनों समानुपाती के रिलेशन में, अगर ये 2 गुना तो ये 2 गुना, ये 4 गुना तो ये 4 गुना, ये 10 गुना तो ये 10, चूंकि समानुपाती का रिलेशन है, अगर ये 2 गुना कह रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई उसमें जो जड़त्व तो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो 2 गुने के बराबर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना जड़त्व आघूर्ण का कई बार यूनिट पूछता है, तो याद रखना केजी मीटर स्क्वायर होता है, इसका यूनिट क्या होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा गया कई बार कि इसका ऐसा यूनिट आप बता दीजिए क्या होता है। तो मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूं एग्जाम में ये आता है, और इसका यूनिट याद रखिएगा केजी मीटर स्क्वायर हमारा होता है। फॉर्मूला से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, इसमें कोई अलग सा चीज नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बर्नौली का जो प्रमेय है ये हम किस में लगाते हैं, तो मेरे भाई बर्नौली का जो सिद्धांत हमारा होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होता है। और बर्नौली का एप्लीकेशन हम नोजल में यूज करते हैं, डिफ्यूजर में यूज करते हैं, हम लोग जो परफ्यूम यूज करते हैं वहां भी बर्नौली अप्लाई होता है। अगर आंधी तेज आंधी आती है वहां भी बर्नौली अप्लाई होता है। तेज आंधी आई लोग का छत, घर का छत उड़ जाता है, वहां भी बर्नौली अप्लाई होता है। मेरे भाई बर्नौली अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान में रखिएगा कि बर्नौली अगर हमारा अप्लाई होता है, बर्नौली थ्योरम को अगर हम
हम अप्लाई करते हैं तो याद रखना कि वो तब वहीं अप्लाई होता है जहां पे दाब कम होगा तो गति ज्यादा होगा, गति कम होगा तो दाब ज्यादा होगा। इन्हीं दोनों में रिलेशन पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। एक जेनर डायोड है, ये वोल्टेज रेगुलेशन में भाग लेता है मेरे भाई। जेनर डायोड हमारा क्या करता है तो वोल्टेज, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को बताना है आपको कहां के त्रिक बिंदु में कितना हो, सॉरी त्रिक बंधन में कितना होता है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है या कहीं पर भी सिंगल अगर बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, कोई पाई नहीं होगा। अगर हम यहीं पर डबल बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो जहां कहीं भी डबल बॉन्ड हमारा बनेगा उस डबल बॉन्ड को ऐसे हम दिखाएंगे, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करता है, यदि आपसे ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करता है तो आप ये जान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड में हमारा कुछ ऐसा होगा और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो गो पाई बॉन्ड होता है। तो आपसे पूछा है ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, इसके बारे में पूछा तो एक सिग्मा और दो पाई हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर एक किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा ए पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ये तो याद रखने की चीज है और कई बार बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते रहता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ड्राई आइस किसको कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ होता है गर्म करने पर ये डायरेक्ट हमारा वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना, इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस हो जाता है। यहां पर बोला एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये तो याद रखना पड़ने वाला, ये डेटा वाला क्वेश्चन है। कहता है कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। याद रख लीजिएगा कितना होगा तो 0 वोल्ट हमारा होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेयर्स जो प्रोसेस होता है इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं तो मेरे भाई जो बेयर्स प्रोसेस होता है हम लोग बॉक्साइट और से हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग यहां पर कहेंगे एल्युमिनियम को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर करेंगे तो हम लोग बॉक्साइट और को प्यूरिफाई करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो हमारा बॉक्साइट और होता है, जो बॉक्साइट ओर को क्या करने के लिए तो प्यूरिफाई करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए याद रखना मेरे भाई यहीं पर हम बेयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं पर बेयर्स प्रोसेस हमारा होता है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई बेयर्स प्रोसेस का रिलेशन किसके साथ है तो हम कहेंगे सल्फाइड, हम कहेंगे यहां पर बॉक्साइट और बॉक्साइट जो हमारा होता है एल्युमिनियम का ओर माना जाता है, उसी बॉक्साइट ओर से हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम को अलग करते हैं। लेकिन किस प्रोसेस तो कहेंगे बेयर्स प्रोसेस से अलग करते हैं, ध्यान रखेंगे। ये तो कॉपर का ओर है, ये हमारा आयरन का ओर होगा, यही हमारा एल्युमिनियम का ओर होता है, बॉक्साइट ओर कहते हैं। तो बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए जो उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। आगे मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये फिर से 12th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा है और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको ए दे रखा है, राइट। लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा हमारा सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन है तो ए का 2 आंसर यहां पर। ऊर्ज रिएक्शन से हम लोग को क्या मिलता है तो कहेंगे यहां पर एल्केन की प्राप्ति होती है। ऊर्ज रिएक्शन से क्या मिलता है तो कहेंगे एल्केन की प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा है कि बी का 3 होगा, यानी कहने का मतलब हमारा ब्रोमाइड हाफमैन रिएक्शन जो हमारा होता है हम लोग को क्या मिलेगा तो कहेंगे हमारा प्राइमरी एमीन्स का निर्माण होता है। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो हमारा होता है जिसका हम लोग कहेंगे यहां से केटोन का निर्माण हमारा होता है। और एक बच गया जिसको हम लोग गटरमान रिएक्शन कहते हैं, गटरमान रिएक्शन से एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। ये याद रखना पड़ेगा किस रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि गटरमान जो रिएक्शन होता है उससे हम लोग एल्डिहाइड मिलता है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से कीटोन प्राप्त होता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन जिसको प्राइमरी एमीन कहते हैं वो प्राप्त होता है, और ऊर्ज रिएक्शन से एल्केन की प्राप्ति होती है। ये डेटा याद रखना पड़ेगा, इसका और दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा रिएक्शन को बताना यहां पॉसिबल नहीं, आप बस उतना ही ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों, यहां पर परागणों का स्थानांतरण, मेरे भाई परागगण नहीं होगा, यहां पर परागकण होना चाहिए था। परागकणों का स्थानांतरण, परागकणों के स्थानांतरण को परागन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो परागन जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ब्रोस्टेंड लोरी अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करता है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना, जैसे ही हमारे सामने में ब्रोस्टेंड लोरी का क्वेश्चन आता है, जैसे ही हमारे क्वेश्चन में कि ब्रोस्टेंड लोरी की अगर हम बात करते हैं, ब्रोस्टेंड लोरी का क्वेश्चन हमारे सामने में आता है तो आपको ध्यान रखना ब्रोस्टेंड लोरी एसिड
और बेस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए आपको ध्यान रखना है। तो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेस के लिए जो कंडीशन होता है वो दोनों कंडीशंस आपको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा हमारा यौगिक है जो यहां पर ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेस दोनों के लिए हमारा वो ये मान्य है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि एक जगह डोनेट करेगा तो एसिड में क्या होता है, डोनेट हमारा प्रोटीन को डोनेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है एक जगह हमारा डोनेट करेगा प्रोटीन को। अगर हम यहां पर कहेंगे एसिड के लिए हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर प्रोटोन डोनेट होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर प्रोटोन का प्रोटोन को डोनेट किया जाता है, इस बात को ध्यान, प्रोटोन को डोनेट किया जाता है, इस केस में आपको ध्यान रखना। इसमें प्रोटोन को डोनेट किया जाता है, इसमें प्रोटोन को क्या करता है तो डोनेट करते हैं। और बेस के लिए हम लोग क्या करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, अगर इसमें प्रोटोन को डोनेट करते हैं, इसमें प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रोटोन को क्या करने की बात करेंगे तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेस की अगर बात करेगा तो आपको एक चीज दिमाग में बैठा के रखना है कि जहां पर ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी आता है वहां पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, न्यूट्रॉन का नहीं होगा, किसका होगा तो प्रोटॉन का होता है। अगर ये एसिड के रूप में होगा तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, अगर वो बेस के रूप में होगा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन किसका एक्सेप्टेंस, किसका यहां पर हम कहेंगे कौन हमारा डोनेट होगा, कौन हमारा एक्सेप्ट होगा, तो कहेंगे प्रोटॉन ही डोनेट करेगा और प्रोटॉन ही एक्सेप्ट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो कौन है जो दोनों की तरह हमारा काम करता है मेरे भाई, तो उस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा हो जाएगा HCO3 की हम बात करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप इस चीज को अगर देखिएगा तो HCO3 में क्या होता है, अगर HCO3 की अगर बात करते हैं, ये माइनस हमारा है ना, HCO3 हमारा क्या है तो माइनस है। अब मान लेते हैं मेरे भाई जब हम इसको यहां से गर्म करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि यहां से CO3 जो माइनस है वो हमारा बाहर, CO3 2 माइनस हमारा बाहर हो जाएगा और इससे 2 गो हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाता है। 2 गो हाइड्रोजन हमारा, सॉरी यहां से हम कहेंगे हाइड्रोजन जो हमारा वो बाहर निकल जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां से हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन पर प्लस आवेश की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जो भी बचा हुआ वो कंप्लीट रूप से प्रोटॉन हमारा है। तो यहां से प्रोटॉन डोनेट करने की बात करते हैं तो ये एसिड के लिए हमारा हो गया। तो मेरे भाई अगर हाइड्रोजन प्लस आ गया तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं हमारा प्रोटॉन को डोनेट करने की बात कर रहा है। दूसरी बात, हम आपको आपके सामने में बेस के लिए अब बता रहे हैं कि बेस में एक्सेप्ट करता है, वही चीज बेस में एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्या है तो कहेंगे HCO3 माइनस है, तो इसमें जो हाइड्रोजन प्लस हमारा, इसमें केवल प्रोटॉन होता है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन है, अगर मान लेते कहीं पर हाइड्रोजन अगर लिखा हुआ है तो इसकी हाइड्रोजन अगर लिखा हुआ तो आप क्या कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या है 1, और आप कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होगी। लेकिन इसमें आप सीधा कहते हैं सर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या कितनी होगी, ये सब के सब परमाणु संख्या ये कितनी होगी तो ये 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई H प्लस अगर कह दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे यहां पर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होगा और इसमें कोई अंतर नहीं होगा, 1 ही रहेगा। लेकिन एक प्लस आयन अगर आ गया तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक पहले था भी वो इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई अगर H प्लस है तो इसका मतलब H प्लस क्या लेके जा रहा है तो H प्लस परमाणु प्रोटॉन को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है तो प्रोटॉन को लेके जा रहा है। एक प्रोटॉन बाहर हो रहा है। अब क्या करे तो ये कंपाउंड एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तब ये किस कंपाउंड का निर्माण करेगा तो कहेंगे कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है और H2CO3 हमारा बन जाता है। तो मेरे भाई अगर प्रोटॉन को बाहर करेगा तो इसको कहते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करेगा इसका मतलब ये एसिड होगा, और प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारा बेस कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे ये कहता है कि ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी जो होता है वो किसके लिए हमारा होता है, तो आपको ध्यान रखना उसमें प्रोटॉन का ही क्या होता है ट्रांसफर होता है, या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो एसिड होगा और एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस होगा। इसको लिख लेना, और बीपीएससी में इसी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको सीरियसली लिख लेना। ये क्वेश्चन आपका अच्छा था और इस बात को आप ध्यान रखना। जितना बात हम सिर्फ बोल दिए उतना बात लिख लेना, इनफ होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर नोबेल गैस की बात करते हैं, क्या हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है कि नोबेल गैस की जो आयनन एनर्जी होती है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ना। पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारा आवर्त है, इसको हम आवर्त कहते हैं। आवर्त में अगर आप आगे की तरफ जाते हैं इधर की तरफ तो आयनेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। इस बात को आप पहले भी से भी जानते होंगे। और अगर आप यही चीज ग्रुप में अगर आते हैं, किधर आते हैं तो ग्रुप में अगर आते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा होता है उसका मान हमारा घटता है। ये बात आपको ध्यान रखना।
अब पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में अगर देखिएगा तो 18वां ग्रुप कौन सा होता है? सबसे लास्ट में अगर आप देखिएगा तो 18 ग्रुप आपको मिलेगा। सबसे लास्ट का जो ग्रुप होता है, ग्रुप की संख्या 18 होती है, तो एक से लेकर के सबसे लास्ट में 18वां ग्रुप हमारा होता है, उसी को 18वें ग्रुप को नोबेल गैस कहते हैं। इसको नोबेल गैस कहते हैं। और नोबेल गैस का जो ऑक्टेट होता है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये ऑक्टेट कैसा होगा? तो इसका कंप्लीट होता है। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो मेरे भाई वो हमारा कंप्लीट रूप से स्टेबल होता है, और आप ये कह सकते हैं कि हमारा इसकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग होती है। अगर आप इसकी स्टेबिलिटी पर चर्चा करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? इसका स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगा। और अगर स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगा तो इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, और इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो मेरे भाई इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। यहां पर ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा एनर्जी का यहां पर रिक्वायरमेंट होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, यह बात आपको ध्यान रख, तभी टूटेगा। इसीलिए आयनेशन एनर्जी उसका हमारा सबसे ज्यादा हो जाता है। तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे क्या उसके आकार के कारण होगा? नहीं। किसके कारण होगा? तो उसके स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होगा। क्योंकि मेरे भाई आप समझ चुके होंगे कि उसके स्टेबिलिटी के कारण उसका आयनेशन एनर्जी हमारा ज्यादा होता है, और उसके बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा होगा, और कोई बात नहीं है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस हमारा होता है, ये वो प्रोसेस हमारा होता है जिससे हम सल्फाइड ओर को अलग करते हैं। तो सल्फाइड ओर को अलग करने की विधि एकदम याद रखिएगा, और वह कौन सी विधि होगी? तो आप सीधा कहेंगे हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन का प्रोसेस कहते हैं। एक लाइन में बस इसको इतना याद रख लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है? तो टॉलेंस रिएजेंट को अपचयित करता है लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन को नहीं करता, वो हमारा क्या हो सकता है? तो मेरे भाई टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट हम लोग देखते हैं, और जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट हमारा होता है, और सल्फाइड और की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक चीज लिख लेना, सल्फाइड और हमारा जो होगा वो कौन कौन सा होता है मेरे भाई? तो याद रखना गैलेना, याद रखना कौन किसकी बात करते हैं? तो गैलेना आप नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फाइड को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये जिंक सल्फाइड इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिंक सल्फाइड की हम बात करते हैं, और गैलेना को हम लोग क्या करते हैं? लेड सल्फाइड कहते हैं, यानी कि पीबीएस के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई इसके सल्फाइड्स और की बात करते हैं, सल्फाइड्स और की बात करते हैं। इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो या फोर्थ फ्लोटेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन हमारा टॉलेंस टेस्ट से रिलेटेड है, तो एक चीज आप जान लीजिए मेरे भाई, ये जो हमारा टॉलेंस टेस्ट हमारा होता है, वैसे ये 12th का चीज है, लेकिन आप जान लीजिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? तो इसका इस्तेमाल एल्डिहाइड का पता लगाने में करते हैं, और बेंजल्डिहाइड का पता लगाने में करते हैं। तो ये टॉलेंस टेस्ट हमारा एल्डिहाइड टेस्ट है, एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड टेस्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड और आप सीधा कहेंगे ये हमारा क्या? तो कहेंगे बेंजल्डिहाइड टेस्ट की हम बात करते हैं। ये एल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड टेस्ट हमारा होता है, इसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन से इसका इस्तेमाल नहीं करते। फेलिंग सॉल्यूशन से हम लोग कीटोन का प्राप्त करते हैं। तो मेरे भाई इसीलिए हम कहेंगे इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे? तो हम लोग इसका इस्तेमाल बेंजल्डिहाइड के लिए करते हैं या एल्डिहाइड के लिए करते हैं। लेकिन जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो कीटोन को हाइपो नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारा ये फेमस है। और हाइपो हम किसको कहते हैं आपको पता है? सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम थायोसल्फेट हमारा होता है, हम किसकी बात करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। सोडियम थायोसल्फेट की बात करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं। और सोडियम थायोसल्फेट हमारा फोटोग्राफिक फिक्सर के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा फोटोग्राफिक यहां पर फिक्सर है, ये फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल होता है। और सोडियम थायोसल्फेट का अगर केमिकल फॉर्मूला याद रखना है तो आप कहेंगे सर इसका केमिकल फॉर्मूला Na2H2O3 हमारा होता है। ये सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसी को हम हाइपो भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास सीधा सा बात है, ये तो एकदम लैंग्वेज आपका यहां पर पूरा का पूरा है। उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कहेंगे सोडियम थायोसल्फेट ही कहते हैं।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो हमारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमारा होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स गुना में हमारा डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होता है कि एच अपन में हमारा 4, एच अपन में हमारा क्या होता है कि एम भी हमारा होता है, एच अपन में हमारा 4 पाई होता है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट होता है। मेरे भाई याद रखना, इनका कहना होता है कि एक समय में हम किसी की स्थिति और संवेग को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या स्थिति और संवेग का पता नहीं लगा सकते एक ही टाइम पर। लेकिन अगर इसका अगर इसको बताना होगा, इस प्रिंसिपल को अगर हम बताते हैं, इस प्रिंसिपल की अगर अनिश्चितता के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रख सकते हो। ये हमारा हाइजेनबर्ग, ध्यान रखेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसको केवल और केवल आप मेरे भाई कैसे आप इसको स्टडी करते हैं, तो इस मैक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही इसको हम स्टडी करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा हमारा होगा, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही इसकी स्टडी होती है, इस बात को ध्यान रखना। मैक्रो नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी स्टडी होती है। इसकी स्टडी कैसी होती है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी स्टडी होती है, इस बात को ध्यान रखना। मैक्रो नहीं होगा, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है। यहां आई है, यहां ए है मेरे भाई, तो ए वाला नहीं होगा, ए आई वाला होगा, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन पूछता है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, सभी कण पर नहीं होगा, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होंगे उसी के लिए हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा काम करता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्रेब्स साइकिल हमारा कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसी में हमारा होता है। हम लोग जानते हैं जो क्रेब्स चक्र हमारा होता है ये कहां पर होगा, एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई। अगर हम यहां पर क्रेब्स चक्र की बात करते हैं, यानी क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करते हैं, ये कहां पर होगा, क्रेब्स साइकिल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पदार्थ में होता है, इस बात को। मैट्रिक्स कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ हमारा होता है। मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स पदार्थ में हमारा ये होता है, पदार्थ में हमारा होता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। सिंपल सा बात है, किस भाग में, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये चीज हमारा क्रेब्स साइकिल होता है। और इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, तो एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान, किसी क्रेब्स साइकिल में हमारा क्या होता है कि एटीपी 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है, 36 एटीपी का निर्माण होता है। 36 एटीपी ऊर्जा का, यहां पर एटीपी ऊर्जा का क्या होगा कि यहां पर निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कुछ मिला करके। और ये सब प्रोसेस हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जो हमारा यहां पर बोला गया है, कौन सा यूनिवर्सल जो रेसिपेंट होता है, या फिर हम कहेंगे सर्वग्राही जो हमारा होता है, ब्लड की अगर बात करते हैं, एक सर्वदाता होता है और एक सर्वग्राही होता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल हमारा क्या होता है, डोनर की अगर बात करते हैं, एक्सेप्टर जो यूनिवर्सल होगा, जो सबसे ले सकता है वो ए बी होगा, लेकिन देगा सिर्फ ए बी को ही देगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हेनले लूप जो मेरे भाई ये किससे रिलेटेड है, तो हेनले लूप आपको कई बार बता चुके हैं, इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन ये आ चुका था। ये हेनले लूप हमारा कहां पर, तो हम कहेंगे हमारे किडनी से रिलेटेड है, हमारे नेफ्रॉन से रिलेटेड है, हमारे किडनी से रिलेटेड है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किससे रिलेटेड है, तो कहेंगे हमारा किडनी से रिलेटेड है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये किडनी से रिलेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये किडनी से रिलेटेड हमारा हेनले लूप होता है। अब हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि हेनले लूप का मुख्य कार्य हमारा ये होता है कि अपशिष्ट पदार्थ तो बाहर हो जाएगा, लेकिन जो पानी वगैरह होता है उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करने की बात करते हैं, तो हेनले लूप में यही चीज हमारा पता चलता है। और मूत्र का सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को हम लोग जमा भी करते हैं, अलग करते हैं, तो मेरे भाई हमारा कौन करता है, किडनी ही उसको छान करके अलग करता है। और हम सीधा जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में किसको एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हेनले लूप का जो मुख्य कार्य होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हेनले लूप का जो मुख्य कार्य होगा, एक तो यहां पर पता चल गया कि इसके कार्य क्या होंगे, तो एक तो आपको पता चल गया होगा इसका कार्य क्या होगा, एक तो पता चल गया कि मूत्र को सांद्रण करना, एक इसका काम है मूत्र को क्या करेगा, तो यहां पर मूत्र को सांद्रण करने की बात करेगा, मूत्र का सांद्रण करना। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसका और काम क्या हो सकता है, ये इसका काम होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करके रीएब्जॉर्ब किया जाता है। यहां पर रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो कहेंगे पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्ट का होता है। तो मेरे भाई
अगर मूत्र का सांद्रण अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? तो मूत्र का सांद्रण अगर किया जाता है तो आप इसी में लिख लीजिए, बाय रीएब्जॉर्बिंग, ध्यान रखेंगे, रीएब्जॉर्बिंग, बाय रीएब्जॉर्बिंग, बाय रीएब्जॉर्बिंग हमारा क्या होगा? तो कहेंगे बाय रीएब्जॉर्बिंग हमारा क्या? तो हम कहेंगे वाटर की हम बात करेंगे, बाय रीऑब्जर्विंग हमारा वाटर एंड सॉल्ट की हम बात करते हैं। वाटर एंड सॉल्ट को क्या करते हैं हम लोग? एब्जॉर्ब करके तो मूत्र का सांद्रण करते हैं। ये हेल्ने लूप हमारा होता है। केम हमारा क्या मेरे भाई? केम प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। एक होता है केम प्लांट, और केम प्लांट की अगर हम बात करते हैं मेरे में, तो केम प्लांट हमारा वह प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग वैसे जनरली क्या जानते हैं कि प्लांट में जो जनरल प्लांट हमारा होता है उसमें रंध्र होता है, और रंध्र जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है मेरे भाई? तो दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है? दिन में बंद रहता है, रात में खुलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो केम प्लांट होगा इसमें स्टोमेटा क्या होगा मेरे भाई? तो इसमें स्टोमेटा की अगर बात करते हैं, इसको आप रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होता है ये कब खुलता है, कब बंद होगा? तो जनरल जो प्लांट होता है उससे इसमें अलग होता है। तो आप कहेंगे सर जनरल प्लांट में दिन में खुलता है, रात में बंद होता है, इसमें हमारा क्या होता है? रात में खुलता है और दिन में हमारा बंद हो जाता है। तो मेरे भाई इसमें क्या होगा? तो स्टोमेटा जो हमारा होगा ये कब खुलता है? तो कहेंगे रात में खुलता है। ये इसमें रात में खुलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रात में खुलता है और ये दिन में बंद हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। दिन में ये बंद हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, दिन में ये बंद हो जाता है। लेकिन इसको खोलता और बंद कौन करता? तो कहेंगे हमारा स्टोमेटा को जो ऑपरेट करता है, खोलना और बंद करने का काम जो करता है, ये ऑपरेट कौन करता? तो कहेंगे जो ऑपरेट करता है उसको हम लोग गार्ड सेल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। रक्षक कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग गार्ड सेल कहेंगे, और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रक्षक कोशिका के नाम से जानते हैं। यही क्या करता है? इसको खोलता है और बंद करता है। लेकिन जो केम प्लांट होता है ना, उसमें उल्टा ही होता है, उसमें हमारा उल्टा ही होता है। स्टोमेटा क्या होगा? तो रात में खुलेगा, दिन में बंद होगा। लेकिन जनरल प्लांट में क्या होता है? दिन में खुलता है, रात में बंद होता है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ऐसा इसलिए होता है कि रात में ये खुलता है और दिन में बंद होता है। क्योंकि दिन में क्या होगा? तो कहेंगे दिन में अगर ये बंद रहता है तो इससे क्या होगा? तो पानी जो वाष्पीकृत होता है वो कम हो पाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं मेरे भाई पानी के संरक्षण के लिए ही इसमें ऐसा होता है। तो केम प्लांट में अगर ये रात में खुलता है, दिन में अगर बंद रहता है, तो वो किसको यहां पर क्या करता है? तो कहेंगे कंजर्व करता है। किसके संरक्षण के लिए ऐसा होता है? तो पानी के लिए। अगर दिन में खुलेगा तो वहां पर वाष्पीकरण क्या होगा? थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेनली इसी के लिए हमारा होता है केम प्लांट में। आगे चलते हैं, पीनियल ग्लैंड्स द्वारा स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन का जो मुख्य कार्य हमारा होता है वो क्या होता है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो मेलाटोनिन हमारा होता है इसका सिक्रेशन। मेलाटोनिन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात? मेलानिन नहीं है, ये मेलानिन पिगमेंट होता है, ये मेलाटोनिन है, इस बात को ध्यान रखना। जो मेलाटोनिन हार्मोन है मेरे भाई, ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारे नींद को कंट्रोल करता है, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। ये नींद को कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना, इसका सिक्रेशन कहां से होता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन का अगर सिक्रेशन अगर आपसे पूछता है तो इसका सिक्रेशन पीनियल ग्लैंड से होता है। कहां से होगा मेरे भाई? तो ये पीनियल ग्लैंड से होता है, और पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर के, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड से हमारा होता है। उसी से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और ये हमारे नींद को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है, जो आपका सर्केडियन रिदम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा दैनिक जो लय होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वो कंट्रोल कैसे होगा? तो नींद के कंट्रोल होने से होगा। चलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, राइट। आगे कैल्शियम का चयापचय को कंट्रोल करना, मेरे भाई कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? तो उसके लिए हमारा पैराथायराइड्स हार्मोन से हम क्या कहते हैं? कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारा होता है। कैल्शियम के चयापचय को कंट्रोल कौन करेगा? तो कैल्शियम के चयापचय को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, जो कि हमारा पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट करता है। इसको कौन करेगा? तो कहेंगे इसके लिए हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, और जो कैल्सिटोनिन हमारा हार्मोन होता है ये किसको कंट्रोल करेगा? तो हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस हार्मोन का सिक्रेशन किससे होता है? इस हार्मोन का जो सिक्रेशन है ये कहां से? तो आपको ध्यान रखना है, पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। कहां से मेरे भाई? तो पैराथायराइड जो ग्लैंड हमारा होता है उसी से इसका सिक्रेशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे भाई टिटेनी रोग जो हमारा होता है, टिटेनी रोग जो होता है हमारा मांसपेशी में तीव्र ऐंठन होता है, किस हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, अगर किसी को मान लेते हैं कि पैर वगैरह में देखते होंगे दर्द करता है बहुत ज्यादा, जिसको आप टिटेनी के नाम से आप जानते हैं, इंग्लिश में भी इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको टिटेनी ही पढ़ते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये किसकी कमी से होता है, तो याद रखना मेरे भाई हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी से होता है। ब्लड में किसमें, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी से होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी से होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी से होती है, क्या होगी, तो टिटेनी होता है, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। यानी कि आपका पैर वगैरह में बहुत दर्द होगा, ये इसी से हमारा होता है। तो आपसे बोला गया कि टिटेनी रोग किसमें, मांसपेशी में तीव्र ऐंठन होती है, किस हार्मोन की कमी के कारण होगा, ये पूछा गया, किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो मेरे भाई ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी होने का मतलब है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कौन करता है, तो हम कहेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी के कारण होगा। तो इसका मतलब किसके कमी के कारण होगा, जो कैल्सिटोनिन हमारा हार्मोन है उसके कारण हमारा होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी के कारण होगा, इस बात को आप ध्यान रखना, कमी के कारण होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी के कारण होगा। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कहां से होता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन को पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है, इसी बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, इसी को पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी को हम लोग पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई अगर इसकी कमी है तो इसका मतलब पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ऐसा होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, ये भी हमारा हार्मोन है। इस हार्मोन की कमी से क्या होगा, तो मेरे भाई इसकी कमी से, अगर इसकी कमी किसी को होती है, थायरोक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन की कमी, थायरोक्सिन की कमी अगर किसी में होगा तो किसका कैसा रोग होगा, तो इसको घेघा रोग होता है, इसको ग्वाइट्री कहते हैं। और इंसुलिन की अगर कमी किसी में होती है, अगर इंसुलिन की किसी में कमी होगी तो क्या होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, उनको मधुमेह का डिजीज होता है, डायबिटीज हो जाता है। कैसा डिजीज होगा, तो कहेंगे यहां पर डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज कहने का मतलब मधुमेह का बीमारी हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन की कमी से, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तब मेरे भाई रिलेटेड टर्म है, इसलिए रिलेटेड टर्म को ऐसे ही याद रखना आपको। आगे चलते हैं, अगला हमारा है कि सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म हमारा कौन सा होता है। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे, तो हम यहां पर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे। मेरे पास जिम्नोस्पर्म की अगर बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनावृत बीजी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसा है, तो कहेंगे इसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। और अनावृत बीजी हमारा वो है जिसके बीज का बाहरी आवरण नहीं होता, इसका नेकेड बीज होता है, बीज का बाहरी आवरण नहीं होता है। इसमें बीज का बाहरी आवरण की अगर बात करते हैं तो इसमें बीज का बाहरी आवरण जो होता है ये हमारा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बीज का बाहरी आवरण नहीं होता, यानी कि नेकेड बीज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारा पाइनस वगैरह आता है। मेरे पास इसके एग्जाम्पल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो एग्जाम्पल्स हमारा यही होगा। हम कहेंगे यहां पर पाइनस की बात करते हैं, इसी में अगर बात करेंगे तो साइकस की बात करते हैं, इसी में अगर बात करते हैं तो हम लोग देवदार की बात करते हैं, चीड़ की बात करते हैं, स्प्रूस की बात करते हैं, ये स्प्रूस हो गया। या फिर इसी में बात करते हैं तो हम लोग चीड़ कहेंगे, चीड़ की हम बात करते हैं, या फिर इसी में देवदार की हम बात करते हैं। मेरे भाई ये सब इसका प्लांट का नाम है, ये देवदार की हम बात कर रहे हैं। इसके बीज के बाहरी आवरण नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा होता है। इसी के अंदर सिकोया भी आता है मेरे भाई, जिसको रेडवुड ट्री कहते हैं, सिकोया जिसको कहते हैं वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। इसी में सिकोया जो है हमारा इसी के अंतर्गत आता है, और इसी सिकोया को क्या कहते हैं, रेडवुड ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या है, तो मेरे भाई इसको रेडवुड ट्री होता है, और ये जनरली यूएसए वगैरह में देखने को आपको मिलेगा। कहां पे, यूएसए में देखने को मिलता है रेडवुड ट्री। ये सबसे लंबा हमारा होता है मेरे भाई, इसकी लंबाई बहुत होती है। ये सबसे अधिक हमारा क्या होता है, यहां पे सबसे जिम्नोस्पर्म में सबसे अधिक लंबा अगर कोई प्लांट होगा तो यही होगा। सबसे अधिक लंबा प्लांट अगर कोई होगा तो सबसे अधिक लंबा प्लांट पौधे की अगर हम बात करें, सबसे अधिक लंबा प्लांट की अगर बात करते हैं तो हमारा यही होता है। और इसका हाइट लगभग 100 मीटर से भी ऊपर होता है। इसका हाइट जो हमारा होता है वो 115 मीटर की हाइट होता है। आप समझ लीजिए मेरे भाई, कितना मीटर, 115 मीटर की हाइट होती है। 115 मीटर की हाइट होती है, इस बात को आप समझ लीजिए कितना ये लंबा होगा। 115 मीटर की हाइट वाला होता है। और ये सिकोया कहां देखने को मिलता है, तो याद रखना यूएसए में देखने को मिलता है।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा सबसे ऊंचा ज्ञात जिम्नोस्पर्म में से कौन होगा, तो जिम्नोस्पर्म तो सब है, इसमें से सिकोया को ही आंसर करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। साइकस की बात करते हैं मेरे भाई, ये सबसे छोटा हमारा साइकस जो था बहुत छोटा पौधा होता है, 2-3 मीटर का ही होता है, ये बहुत छोटा होता है, ये 2-3 मीटर का ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बहुत बहुत छोटा पौधा होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत छोटा पौधा होगा और इसकी हाइट 2 से 3 मीटर ही होता है, ध्यान रखना। पाइनस का 30 से 50 मीटर हमारा होता है, इसकी हाइट की अगर बात करते हैं, इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, कहेंगे ये भी हमारा जिम्नोस्पर्म है और इसका हाइट भी हमारा 30 मीटर से लेकर के 50 मीटर के बीच ही हमारा होता है। लेकिन आपसे पूछा जिम्नोस्पर्म में सबसे ऊंचा तो सिकोया होगा, जो कि यूएसए में ये प्लांट देखने को मिलता है और इसी को अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं, जिसके बीज का बाहरी आवरण नहीं होता है। ये सब है मेरे भाई इसी का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी रट जाना आपको पूरी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला दे रखा है एप्पल किस प्रकार का फल है, तो मेरे भाई एप्पल जो हमारा होता है थैलमस से प्राप्त होता है, तो हम लोग कहेंगे ये हमारा कैसा फल होगा, तो ये हमारा फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। हमारा जो सेब होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है। आप ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट का नाम सुने होंगे। ट्रू फ्रूट्स हम उसको कहते हैं मेरे भाई जो कि ओवरी से फल का निर्माण करता है, और ओवरी को छोड़ करके किसी दूसरे जगह से अगर फल का निर्माण होता है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई अगर ट्रू फ्रूट वास्तविक फल की बात करें उसमें हमारा मैंगो आएगा, ये सब आता है, आम आता है, ये सब हमारा आता है उसमें। मैंगो अगर हमारा क्या तो ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में आएगा, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। अगर अंगूर की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, तो आप सॉरी आम की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, ये सब हमारा ट्रू फ्रूट्स में आता है। आप आम की बात कर लीजिए या टमाटर की बात कर लीजिए, ये सब हमारा ट्रू फ्रूट्स है जो ओवरी से फल का निर्माण करता है। ये किससे निर्माण करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओवरी से फल का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखना, ओवरी से फल का ये निर्माण करता है, इसलिए इसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर कोई फॉल्स फ्रूट है तो ये ओवरी से फल का निर्माण नहीं करता है, ये ओवरी से फल का निर्माण नहीं करता, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर ओवरी से फल का निर्माण नहीं होता, एक लाइन में आप जान लीजिए, यहां पर ओवरी से फल का निर्माण नहीं होता, इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है। पार्थेनोकार्पी किसको कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहने का मतलब होता है मेरे में बिना निषेचन फल का निर्माण। तो ये क्या है, तो बिना निषेचन फल का निर्माण अगर होता है तो इसको भी आप लिख लीजिए, बिना निषेचन, निषेचन नहीं होगा, फल का निर्माण हो जाएगा। बिना निषेचन फल का निर्माण अगर होता है तो मेरे भाई उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन फल का निर्माण, बिना निषेचन फल का अगर निर्माण हमारा होता तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास फॉल्स फ्रूट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा एप्पल है, और एप्पल हमारा थैलमस से प्राप्त होता है, ये ओवरी से प्राप्त नहीं होता है। अगला है कि डीएनए में किसकी बात कर रहा है, तो डीएनए की बात कर रहा है। मेरे भाई डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा डीएनए हमारा होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस डीएनए की संरचना की अगर बात करते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी संरचना डबल हेलिक्स होती है। इसकी संरचना कैसी होगी, तो आपको ध्यान रखना कि डबल हेलिक्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसकी संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। और ये कंसेप्ट किसने, तो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। लेकिन मेरे भाई इसमें इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, तो एडेनिन और एडेनिन का बॉन्डिंग थायमिन के साथ साथ डबल बॉन्ड के साथ होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और साइटोसिन का बॉन्डिंग ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमारा होता है, और यही अल्टरनेट में हमारा चलते रहता है, और पूरा का पूरा हेलिकल संरचना में ये चीज मौजूद होता है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड हमारा होता है, तरीके से जुड़ा होता है। तो डीएनए में एडेनिन हमेशा थायमिन और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इस नियम को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखना, इस नियम को हम लोग चारगॉफ का नियम कहते हैं। ये हमारा चारगॉफ रूल्स के हिसाब से ये चीज कहा गया था। ये किसके हिसाब से, तो मेरे भाई ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर ऐसा बॉन्डिंग अगर होता तो ये जो कंसेप्ट दिया गया था, इसके साथ ये, इसके साथ ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चारगॉफ रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहें, तो याद रखिएगा मेरे भाई, हमारा क्या कहेंगे, हमारा चारगॉफ रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये रूल हमारा दिया था, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैसी बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अनुवांशिकी का जो नियम है, हम लोग मेंडल को तो मेरे भाई यहां पर देखते हैं, तो अनुवांशिका का नियम हमारा, सेग्रीगेशन का नियम भी हमारा अनुवांशिकी से रिलेटेड ही। आगे चलते हैं।
आगे मेरे भाई जिसको लगता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी क्लासेस करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन आपका चल रहा है पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां से बेहतरीन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वही इसमें हम प्रैक्टिस कराते हैं। अलग से ये क्लासेस आपका चलता है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। किसी को लगता है करना है एनसीईआरटी की क्लासेस तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का टोटल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्लासेस आप कर सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। देखिए करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, मेहनत कीजिएगा तो आपके पास एकदम समय नहीं मिलेगा। आप लगातार मेहनत करते जाइए, लगातार करते जाइए, एकदम कंटेंट पढ़ते जाना सोचना नहीं है। और मेरे भाई जो अभी लैक कर गया वो आगे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी सूरत में आपको मेहनत करके इस बार नौकरी ले ही लेना है, क्योंकि पता है कि वैकेंसी इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगला हमारा आता है यहां पर क्रॉस हाइब्रिड की हम बात करते हैं मेरे भाई। तो आपको एक संकर क्रॉस में बोला गया है कि F2 जनरेशन में, किस जनरेशन में पूछा गया, F1 में नहीं पूछा है, F2 में जीनोटाइप अनुपात पूछा गया, फिनोटाइप नहीं पूछा, जीनोटाइप आपसे पूछा है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, एक संकर कह रहा है, एक संकर का मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं, ये डायहाइब्रिड नहीं है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं। और जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, यहां पर F2 पीढ़ी पर हम चलते हैं। तो F1 पीढ़ी में तो आप जानते होंगे कि सभी पौधे लंबे होते हैं। इसमें सभी पौधे कैसे हुए थे, तो इसमें सभी पौधे जो हैं, सभी पौधे यहां पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए थे, लंबे हुए थे। और सभी पौधे जब लंबे हुए थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। तो मेरे भाई इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब F2 जनरेशन में अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर जब F2 जनरेशन की अगर बात होती है तो F2 जनरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात हमारा निकलेगा। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहां पर क्रॉस कराते हैं और फिर इसको गैमेट्स में तोड़ते हैं। गैमेट्स में तोड़ने के बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और ऐसी परिस्थिति में इसका इसके साथ करा दीजिए तो कैपिटल टी, फिर इसका किसके साथ करा देंगे तो इसका फिर इसके साथ करा दीजिए तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसी तरीके से इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और इसका इसके साथ अगर कराएंगे तो स्मॉल टी होगा। तो ये मेरे भाई दोनों छोटा ही है, ये हमारा छोटे के लिए होगा, ये तीनों हमारा लंबा हो जाएगा। तो ये 3 अनुपात में 1 तो हमारा होगा, ये 1 है, ये 3 है, 1 2 3 3 अनुपात 1 में होगा। लेकिन F2 जनरेशन में ये 3 अनुपात 1 जो हमारा होता है ये फिनोटाइप के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम यहां पर मेंशन कर देते हैं ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे भाई यहां पर F2 जनरेशन की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं, तो F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप हमारा प्राप्त होता है। अगर हम जीनोटाइप की बात करते हैं और हमारा दूसरा क्या कहेंगे, यहां पर हम फिनोटाइप की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का जो रेशियो हमारा होगा वो कितना होगा, तो याद रखना मेरे भाई जीनोटाइप का रेशियो जो हमारा होता है 1:2:1 में होता है, 1:2:1 होगा। और जीनोटाइप का जो रेशियो होता है वो जीन पर आधारित होता है। ये किस पर, तो ध्यान रखना ये जीन पर आधारित रेशियो होता है, ये जीन पर आधारित हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, जीनोटाइप हमारा जीन पर आधारित रेशियो होता है, जबकि फिनोटाइप हमारा गुणसूत्र पर आधारित रेशियो होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये गुणसूत्र पर आधारित रेशियो होता है, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये गुणसूत्र पर आधारित रेशियो होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन जो फिनोटाइप रेशियो होगा उसका अनुपात कितना, तो 3:1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो आपसे यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन पूछा है, और F2 जनरेशन में भी आपसे क्या पूछा, जीनोटाइपिक रेशियो पूछा, ये पूछा है, तो 1:2:1 होगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। मेरे भाई इतना रटने का इतना का मतलब नहीं बनता, इसलिए इसको हटाइए, सीधा आप समझ लीजिए F2 जनरेशन के लिए हम लोगों को पूछा था, तो इसी के लिए ये काम हमने इतना जी किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मानव माता में मासिक धर्म चक्र जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियमन किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर हम बात करते हैं उसका कंट्रोल कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि फीमेल में आपको पता होगा एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और वह फीमेल सेक्स हार्मोन हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बात तो आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो इसी में हमारा होता है कौन, तो याद रखना मेरे भाई इसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं।
और ये जो एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन होता है यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, एमसी को यही कंट्रोल करने का काम करता है, ध्यान रखना। अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा तो ये भी स्टार्ट होता है, इसका सिक्रेशन बंद होता है तो ये भी बंद हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, उसी से ये सिक्रेट करता है, ओवरी सिक्रेट करता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यहां पर आपसे बोला गया मेरे भाई, तो यहां पर जो कंट्रोल अगर करेगा तो वो कौन कौन कंट्रोल करता है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे, अगर इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए उस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर दे रखा है। का नियमन में किसके द्वारा हमारा होता है, एक तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपका दे रखा था, इसमें से एक से अधिक इस क्वेश्चन का आंसर आपका दे रखा है, एक से अधिक आपका राइट आंसर दे रखा है। चलो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, कौन क्या है उसको जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं, एलएच हार्मोन जिसको आप कहते हैं। ये जो हमारा एलएच हार्मोन होता है इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे भाई ये कहां सिक्रेट करता है, तो मान ले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कहां से होगा, इसका सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि से होता है। कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि, जो छोटी ग्रंथि होती है हमारे ब्रेन में होता है। और आपको ध्यान रखना इसका काम क्या, तो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है मेरे भाई, इसका काम है ये ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए, तो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ये चीज आपको ध्यान, ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ये ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछता है, यानी कि परपिक अंडाणु को अंडाशय से रिलीज करने का यही काम करता है। इसके बाद आता है एफएसएच हार्मोन जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग कहते हैं। यहां पर एफएसएच हार्मोन जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति भी कहां से होगी, तो पीयूष ग्रंथि से होगा। और ये ओवरी में एग का विकास करता है। ये क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवरी में एग का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ओवरी में एग का विकास करता है, ये चीज आपको ध्यान, एग का ये विकास करता है, इस बात को ध्यान, ओवरी में एग का विकास करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, एग का विकास करता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इसका सिक्रेशन कहां से होगा, तो इसका सिक्रेशन भी पीयूष ग्रंथि से ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसका भी सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि से ही होता है, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर बात करते हैं तो एस्ट्रोजन भी हमारा ओवरी सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन भी हमारा सिक्रेट करता है ओवरी से। तो मेरे भाई अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने की बात आएगी ना, तो इसमें से तीनों के नाम इसमें से आपको दे रखे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसलिए बोला गया है। तो इसका रोल हर जगह है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन के आंसर जो होंगे एक से अधिक, इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहां पर होगा, एक से अधिक इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे रखा है, तीनों हार्मोन हमारा होगा। हाँ, तीनों इसका आंसर आपका दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहां पर, जीर्णता या उम्र बढ़ने को विलंबित करने के लिए किस पादप हार्मोन, देखो उम्र बढ़ने को विलंबित करने का मतलब होता है कि प्लांट को अभी भी जिंदा रखेगा, प्लांट को अभी भी क्या करेगा, तो उसके अंदर क्या करेगा। देखो इसमें क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा है कि कह रहा है कि मेरे भाई उम्र बढ़ने को विलंबित करने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि कोई प्लांट बूढ़ा ना हो जाए, कोई प्लांट आपका खराब नहीं हो जाए, कोई प्लांट का एज खत्म हो गया वैसा नहीं हो, तो उसमें क्या होगा, तो कोशिका विभाजन होते रहेगा, उसमें सेल डिवीजन होते रहेगा, तो उसके उम्र को बढ़ने से रोका जा सकता है। और हम कहेंगे उम्र बढ़ने को विलंबित करने के लिए किस प्लांट हार्मोन का यहां पे इस्तेमाल होगा, तो मेरे भाई इसमें हम कहेंगे कोशिका विभाजन होते रहेगा और ये साइटोकाइनिन हमारा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। इसके लिए कौन होगा, तो कहेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है ये रेस्पॉन्सिबल होगा। और ये क्या करता, तो कहेंगे सेल डिवीजन करता, कोशिका विभाजन की क्रिया करता है प्लांट में। ये क्या करेगा, तो कहेंगे कोशिका विभाजन की क्रिया करता है, इस बात को ध्यान रखना, सेल डिवीजन की क्रिया करता, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फूड चेन में मेरे भाई एनर्जी का जो प्रवाह होता है हमारा एक डायरेक्शन में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और पीसीआर जो पॉलीमरेज हमारा चेन रिएक्शन हमारा होता है, ये टेस्ट किसके लिए होता है, तो मेरे भाई याद रखना ये हमारा डीएनए के लिए हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। डीएनए को काटने के लिए नहीं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए टेस्ट हमारा होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए टेस्ट होता है, इसको हम लोग पीसीआर टेस्ट कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के नाम, टेक्निक के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, मल्टीपल डीएनए का निर्माण, हमारा डीएनए से ही डीएनए हमारा बनता है, इसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मल्टीपल कॉपी का डीएनए हमारा तैयार होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल डीएनए का
मल्टीपल डीएनए का क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल डीएनए का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका इस्तेमाल पीसीआर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो मेरे भाई पीसीआर जो हमारा ये टेक्निक है, इसका इस्तेमाल अगर आपसे पूछता है कि इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, तो याद रखना, एक तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल मेरे भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी करते हैं। कहां पे, तो याद रखना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की अगर बात करते हैं तो वहां भी इसका इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ और कहां पे इसका इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई रोगी की पहचान, रोगों की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन बीमारी है किसमें, तो रोगों की पहचान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रोगों की पहचान करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था मेरे भाई, तो कोरोना वायरस है या नहीं है उसकी पहचान के लिए पीसीआर टेस्ट ही कराया जाता था। उसके बाद तीसरा जो हमारा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये हमारा और कौन सा होता है कि फोरेंसिक साइंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां, तो कहेंगे जो फोरेंसिक साइंस हमारा होता है वहां पर भी, फोरेंसिक साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पीसीआर टेस्ट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के मल्टीपल कॉपी को तैयार करने के लिए, डीएनए के मल्टीपल कॉपी को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर यहां पर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तकनीक का इस्तेमाल हमारा और जगह भी हमारा होता है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो 40वां नंबर टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जिनको भी लगता है मेरे भाई कि आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आप लगातार क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्लासेस कीजिए, आप नियुक्ति बैच की भी क्लासेस कर लीजिए, और आपको क्या करना है, तो लगातार यहाँ पर टेस्ट भी देना है। अगर थ्योरी बहुत वीक है तो थ्योरी की क्लासेस जो है वो भी कर लीजिए। बायोलॉजी अगर वीक है तो बायोलॉजी का स्पेशल क्लासेस हमने आप लोगों के लिए दिया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से, वो भी क्लासेस आपका कब से चलेगा, तो फ्राइडे से चलना है। सर मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में हो गया और मैं चाहता हूं कि आपका कोई फाउंडेशन बैच हो उसमें ले लें। फाउंडेशन क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी पहले का पढ़ाया हुआ भी क्लासेस है, आप देख लीजिएगा, आप उसमें से जो आपको लगेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर साइंस की क्लासेस मिल जाएगी, आप उसको ले लीजिएगा और आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो प्लेटफॉर्म पर साइंस की कोई भी क्लासेस अगर ले लीजिएगा तो आप ध्यान रखिएगा, साइंस की क्लासेस कोशिश करना है कि आपको खंड ज्योति बैच, नहीं तो इंजेक्शन बैच आपको कोशिश करना है कि लेना, क्योंकि उसमें कंटेंट आपके बहुत हद तक पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। और नए आरंभ बैच में भी आपकी क्लासेस चल रही है, और न्यू बैचेज एक हमारा साइंस का आया था वो भी क्लासेस आपका चल रहा है। तो आप लगातार तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका हो गया, कांग्रेचुलेशन। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जिस कोई स्कूल में जाएंगे वहां पर मेन होता है कि अगर आप टीचर भी बन गए तो आपके कंसेप्ट की ही पूजा होती है। आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे तो आपका हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, बच्चा से लेकर के सब रिस्पेक्ट करेगा। और आपको हमेशा, अगर आप नहीं मेहनत करेंगे, अगर सिलेक्शन हो गया आप चले भी गए, नहीं मेहनत करेंगे तो आपको हमेशा गिल्टी फील होगा। इसलिए एक टीचर बनने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको हमेशा मेहनत करना। आप ये सोच लीजिए कि पढ़ाई लिखाई मेरे जिंदगी में हर एक सांस तक चलता रहेगा और ये मेहनत करना ही पड़ेगा, इससे भागना वागना नहीं है, लगातार मेहनत करना और रिजल्ट लेके जाना है। जिनका रिजल्ट हो गया है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइंस के कोर्सेस आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप कॉल करके इंक्वायरी नंबर पर पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे वो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में कल।